हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 29। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर 29 यूनिट 9 नैतिकता एवं जन जवाबदेहिता, एथिक्स एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। नीति शास्त्र का आधार नैतिकता होती है, जो समाज स्वीकृत कुछ नियमों एवं मूल्यों का संकलन होती है। नैतिकता को कुछ लोग वस्तुनिष्ठ तो कुछ व्यक्तिनिष्ठ मानते हैं। कुछ लोग उसका निर्धारण परिणाम के आधार पर करते हैं तो कुछ अन्य कर्तव्य भावना के आधार पर करते हैं। किसका? नैतिकता का। नैतिकता, एथिक्स। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का जन्म और उसका विकास समाज में ही होता है तथा मनुष्य की सार्थकता और महत्ता सामाजिक प्राणी होने के कारण ही है। नैतिकता भी एक सामाजिक व्यवस्था है जो कि समाज में ही जन्म लेते हैं और समाज में ही पोषित होती है। समाज से पृथक स्वतंत्र नैतिकता की न तो कोई संभावना होती है और न ही कोई आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम किसी मनुष्य के आचरण के नैतिक या अनैतिक होने की कल्पना नहीं कर सकते। जो समाज से पूर्णतः पृथक जीवन व्यतीत कर रहा हो, उसका कारण यह है कि ऐसे व्यक्ति के कर्म न तो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि नैतिकता की सार्थकता अनिवार्यता मनुष्य के सामाजिक जीवन में ही निहित है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण ही नैतिकता का मूल लक्ष्य होता है। नैतिकता के अंतर्गत सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों तथा उनके मापदंडों का मूल्यांकन किन आधार पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि शुभ मानवीय जीवन की स्थापना हो सके। नैतिकता के नियम। नैतिकता कुछ नियमों पर आधारित होती है तथा नैतिकता के स्वरूप को भली भांति समझने के लिए इन नियमों तथा उनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। सार्वजनीयता। प्रत्येक नैतिक नियम अनिवार्य रूप से सार्वजनीय होता है, अर्थात वह नियम समान परिस्थितियों में समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक नैतिक नियम वस्तुनिष्ठ होता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं ये चाहता हूँ कि कोई विशेष कर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, तो इस नियमानुसार इसका तात्पर्य यह है कि वह विशेष कर्म समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। R.M. हेयर ने सार्वजनीयता को प्रत्येक नैतिक नियम के लिए अनिवार्य माना है। यानी सार्वजनिकता जो है सभी के लिए, वो क्या है? प्रत्येक नैतिक नियम की अनिवार्य, सभी के लिए क्या है? नैतिक नियम को अनिवार्य माना है। हेयर के अनुसार सार्वजनिकता का तत्व नैतिक शब्दों के अर्थ में ही निहित है। अरस्तु के अनुसार समाज के रहने में असमर्थ है या जो उसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं करता क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, वह अवश्य या तो कोई पशु होगा या देवता। परामर्शकर्ता। परामर्शात्मकता। प्रत्येक नैतिक नियम में परामर्श का तत्व निहित रहता है। जो नैतिक नियम है उसमें क्या है? परामर्श, सलाह देने का तत्व निहित होता है, जो कि किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने का परामर्श देकर उसकी आचरण का मार्ग
मार्गदर्शन करता है। हेयर के अनुसार परामर्शात्मकता का यह तत्व ही नैतिक कथनों और शब्दों को तथ्यात्मक कथनों और शब्दों में अलग करता है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को सच बोलना चाहिए, यह एक नैतिक कथन है, तथा वह पुस्तक मेज पर है, यह एक तथ्यात्मक कथन है। दोनों कथनों में स्पष्ट है कि प्रथम प्रकार का कथन सच बोलने का परामर्श दे रहा है, जबकि दूसरे कथन केवल पुस्तक की स्थिति को बता रहा है। अतः प्रथम प्रकार का कथन एक नैतिक कथन है, जो कि उसमें परामर्शकर्ता यानी सच बोलना का तत्व विद्यमान है, जबकि दूसरे कथन में इसका अभाव है। अपराध बोध। अपराध बोध की भावना अनिवार्य रूप से नैतिक नियमों के संबंध में रहती है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी नैतिक नियम में निष्ठा रखता है तथा वह उसका उल्लंघन करता है, तो उसके मन में अपराध या पश्चाताप की भावना उत्पन्न होती है और वह यह स्वीकार करता है कि उसके नैतिक नियमों के उल्लंघन का अपराध हुआ है और इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। अपराध बोध की यह भावना आत्म प्रेरित होती है, यह किसी बाहरी प्रलोभन अथवा दंड के कारण उत्पन्न नहीं होता। अपराध बोध की यह भावना ही नैतिक नियमों को कानूनों से पृथक करती है, जिनका पालन वह दंड के भय द्वारा बाध्य होकर करता है। प्लूटार्क के अनुसार कोई गलती न करना मनुष्य के बूते की बात नहीं, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई जो मनुष्य है वो गलती ना करे, लेकिन अपनी त्रुटियों और गलतियों में समझदार व्यक्ति भविष्य के लिए बुद्धिमत्ता अवश्य सीख लेता है। लेकिन क्या करता है, जो गलतियों से क्या करता है, कुछ सीख जाए, वही बुद्धिमत्ता अवश्य है। समग्र दृष्टिकोण। नैतिकता मनुष्य को एक दृष्टिकोण प्रदान करती है और नैतिक नियमों का पालन करते हुए यदि किसी अन्य नियम के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मनुष्य उन साधारण नियमों का परित्याग करके नैतिक नियमों का पालन करता है। इसके अतिरिक्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए मनुष्य के व्यक्तिगत हितों के साथ भी यदि संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो मनुष्य नैतिक नियमों के पालन के लिए अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों का परित्याग करने के लिए तैयार रहता है। सामाजिक हित। नैतिकता अनिवार्य रूप से एक सामाजिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज का हित होता है। इसके लिए नैतिकता यह मांग करती है कि व्यक्ति अपने निजी हित के स्थान पर समाज के कल्याण को अधिक महत्व दे। यह परार्थवादी दृष्टिकोण ही नैतिकता का आधार है, जिसे स्वीकार किए बिना व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन नहीं कर सकता। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि नैतिकता स्वतः साध्य नहीं होता। नैतिकता जो है अपने आप साध्य नहीं होता, बल्कि साधन है, क्योंकि नैतिकता का उद्देश्य अंततः व्यक्ति और समाज का कल्याण ही होता है। अरस्तु के अनुसार भलाई करने के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता। अगर तुम्हें किसी की भलाई करनी है तो उसके लिए हमें छुट्टी नहीं देखनी होती। भलाई कभी भी कहीं भी की जा सकती है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने। नैतिकता संबंधी दृष्टिकोण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज में ही उसका जन्म होता है तथा समाज में ही उसके व्यक्तित्व, कर्तव्य, जरूरतों आदि का निर्धारण होता है। मनुष्य की ही भांति नैतिकता भी अनिवार्यता एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज के संदर्भ में ही नैतिकता संबंधी प्रश्नों और नियमों का महत्व है। यानी कि अगर समाज होगा तभी नैतिकता भी है वो चल पाएगी। नैतिकता है तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी।
एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में किसी प्रकार जुड़ा नहीं है, उसके संबंध में नैतिकता संबंधी कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। नैतिकता के संबंध में मुख्य रूप से 3 दृष्टिकोणों पर विचार किया जाता है। कितने दृष्टिकोण पे? 3। फर्स्ट है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य ही नैतिकता का आधार है। इसके अनुसार यदि क नामक कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष कर्म को नैतिक कर्म मानता है तो वह कर्म नैतिक कर्म ही समझा जाएगा। किंतु इस दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि इसे स्वीकार कर लेने पर नैतिकता संबंधी सार्वजनिकता के नियम का हनन होता है, क्योंकि यदि कोई विशेष कर्म किसी विशेष परिस्थिति में क के द्वारा नैतिक स्वीकार किया जाता है तथा किसी अन्य व्यक्ति ख के द्वारा नैतिक स्वीकार नहीं किया जाता, तो यह निर्धारित करना कठिन होगा कि अमुक कर्म को नैतिक स्वीकार किया जाए अथवा नहीं। उदाहरण के लिए मान लीजिए क नामक कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में चोटिल हो गया। यदि ख नामक कोई व्यक्ति क की सहायता करना अपना नैतिक कर्म समझता है तथा कोई ग नामक व्यक्ति क की सहायता करना अपना नैतिक कर्म नहीं समझता, तो इस परिस्थिति में यह निर्धारित करना असंभव होगा कि उपरोक्त परिस्थितियों में ख सही है अथवा ग सही है, क्योंकि ख और ग दोनों उपरोक्त परिस्थितियों में अपने अनुसार निर्णय लेते हैं तथा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार ख और ग दोनों का निर्णय सही माना जाएगा। वस्तुवादी दृष्टिकोण क्या है? वस्तुवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ नियमों और मानदंडों पर आधारित न होकर वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होती है। वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के अनुसार नैतिकता किसी व्यक्ति मात्र पर आधारित नहीं होती, बल्कि नैतिकता के नियम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात कोई भी नैतिक कर्म समान परिस्थितियों में समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। अर्थात यदि कोई कर्म किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति का द्वारा नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो वह कर्म समान परिस्थिति में भी सभी व्यक्तियों द्वारा नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति की मदद करना किसी व्यक्ति क के लिए नैतिक कर्म है, तो वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार वह अन्य सभी व्यक्तियों के लिए एक नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार किसी कर्म के संदर्भ में उसकी नैतिकता का आधार उसकी उपयोगिता है। इसके अनुसार यदि कोई कर्म किसी परिस्थिति में उपयोगी है तो उसे नैतिक रूप से अच्छा कर्म कहा जाएगा, और यदि उपयोगी नहीं है तो उसे नैतिक रूप से अच्छा कर्म नहीं कहा जाएगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी दी गई परिस्थिति में किसी कर्म को नैतिक कर्म के रूप में स्वीकार करने का एकमात्र विकल्प अथवा कारण उसकी उपयोगिता या उसका परिणाम है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जो कर्म किसी विशेष परिस्थिति में जितना अधिक उपयोगी परिणाम देगा, वह कर्म उतना ही नैतिक कहा जाएगा। उपयोगितावादी दृष्टिकोण किसी कर्म के संदर्भ में अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम हित को महत्व देता है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित को महत्व देता है। उदाहरण के लिए क कर्म को करने से अ, ब और स के हित में परिणाम आएंगे और ख कर्म को करने से अ, ब, स और द के हित में परिणाम आएंगे, तो इस स्थिति में ख और क की तुलना में अधिक नैतिक कर्म कहा जाएगा। नैतिकता संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर समस्या यह है।
यह है कि दृष्टिकोण नैतिकता को परिणाम सापेक्ष बना देता है, जबकि कांट और अन्य कुछ नीति शास्त्रियों ने नैतिकता को पूर्णतः परिणाम निरपेक्ष रूप से स्वीकार किया है। कांट ने परिणाम सापेक्ष कर्मों को नैतिक कर्मों के रूप में स्वीकार नहीं किया। कांट के अनुसार नैतिकता आत्मप्रेरित और परिणाम निरपेक्ष होता है। मदर टेरेसा के अनुसार भगवान यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, तो वे तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हम प्रयास करें। भगवान यह अपेक्षा नहीं करता कि हम सफल हो, वो बस इतना चाहते हैं कि हम प्रयास करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल कैसे होगे? बिना मेहनत करे सफलता हासिल नहीं होगी। ये किसने कहा है? मदर टेरेसा ने, कि यह अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो। भगवान जो है ये अपेक्षा नहीं करते कि हम सफल हो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम प्रयास करें। नैतिकता के विभिन्न आयाम। मनुष्य के जीवन में किए गए उसके प्रत्येक कर्म को नैतिकता कहा जा सकता है या नहीं, किंतु ऐसे निर्धारण का हमारे पास क्या आधार है? वे कौन से नियम हैं जिनके आधार पर हम किसी कर्म को नैतिक कर्म के रूप में स्वीकारने का विश्लेषण करते हैं? इसके अतिरिक्त क्या कुछ ऐसे सार्वभौमिक नियम हैं जो नैतिकता के प्रत्येक क्षेत्र अथवा प्रत्येक दृष्टिकोण पर लागू होते हैं? इसके नियम हम नैतिकता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करेंगे। नियमात्मक नीतिशास्त्र। नैतिक निर्णयों की विषय वस्तु के संबंध में क्या सही है, क्या गलत है, इसके संदर्भ में कुछ नैतिक नियम की स्थापना करना नियमात्मक नीतिशास्त्र। नॉर्मेटिव एथिक्स का विषय क्षेत्र व्यक्ति व्यवहार के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करता है। नियमनात्मक नीतिशास्त्र मनुष्य के किसी भी कार्य की सत्यता और असत्यता के मानकों की स्थापना करता है। इन्हीं मानकों की कसौटी पर जांच हम किसी कार्य को नैतिक रूप से सही या गलत कहते हैं। इस प्रकार नीतिशास्त्र के बहुत से सिद्धांत जैसे सुखवाद, पूर्णतावाद, अंतःप्रज्ञावाद, उपयोगितावाद, गीता में वर्णित निष्काम कर्म जैसे कर्म, धर्म का पंच महावर्त सिद्धांत, गांधी जी का सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत आदि सभी नियमनात्मक या मानकीय नीतिशास्त्र के उदाहरण हैं। नियमनात्मक नीतिशास्त्र मनुष्य को कुछ नियम एवं सिद्धांत बताता है जिनके द्वारा मनुष्य यह निर्धारित करता है कि उसके द्वारा किए गए कौन से कर्म नैतिक है और कौन से कर्म नहीं। नियमनात्मक नीतिशास्त्र को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है परिणामवादी नीतिशास्त्र और दूसरा है परिणाम निरपेक्ष या कर्तव्यवादी नीतिशास्त्र। परिणामवादी नीतिशास्त्र प्रत्येक कर्म को कसौटी के रूप में उस कर्म के द्वारा उत्पन्न उचित या अनुचित, अच्छे या बुरे परिणाम को मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म अपने मूल रूप से अच्छा या बुरा और नैतिक नहीं होता, बल्कि उस कर्म के द्वारा उत्पन्न परिणाम ही उसे नैतिक या अनैतिक बनाते हैं। उपयोगितावाद, पूर्णतावाद, सुखवाद, स्वार्थवाद से ये सभी परिणामवादी नीतिशास्त्र के ही उदाहरण हैं। दूसरे वर्गों में कर्म आते हैं जिनकी नैतिक या अनैतिक होने का निर्धारण उसके द्वारा उत्पन्न परिणामों से नहीं होता। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म जो व्यक्ति की भावना से किया जाता है, चाहे उससे कोई परिणाम उत्पन्न हो, उसे नैतिक कर्म ही कहा जाता है। लॉक के अनुसार मानव के कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है, कि मानव जैसा कर्म करेगा उससे उसके विचारों का पता चलेगा। अगर मानव लड़ाई झगड़े में जाएगा तो उसका विचार कैसा समझ में आएगा लोगों को कि हाँ ये झगड़ालू टाइप में है।
और कोई भाई शांत स्वभाव में तो ये सद्पुरुष है। तो मानव की कर्म ही उसके विचारों की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। ये किसने कहा है? लॉक ने। व्यवहारिक नीति शास्त्र नैतिकता की इस शाखा का आधार प्रायोगिक है। इसके अंतर्गत रोजमर्रा के जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पर नैतिकता को निर्धारित किया जाता है। व्यवहारिक नीति शास्त्र अप्लाइड एथिक्स मनुष्य के दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं के संदर्भ में नैतिकता का निर्धारण करता है। मनुष्य के जीवन में जुड़ी बहुत सी समस्याओं और बहुत से प्रश्नों जैसे गर्भपात, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लोनिंग, समान लिंग विवाह, किराए के कोख, दया, मृत्यु आदि के संबंध में व्यवहारिक नीति शास्त्र नैतिकता संबंधी तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है। निर्णय संबंधी नैतिकता डिसीजन एथिक्स, व्यवहारिक मुद्दों संबंधी नैतिकता प्रोफेशनल एथिक्स, नैदानिक विषयों संबंधी नैतिकता क्लिनिकल एथिक्स, जैविक विषयों संबंधी नैतिकता बायो एथिक्स, सामाजिक नैतिकता सोशल एथिक्स, यौन और तथा लैंगिक विषयों संबंधी नैतिकता सेक्सुअल एथिक्स। ये सभी व्यवहारिक नीतिशास्त्र के ही विषय हैं। तो व्यवहारिक नीति शास्त्र के विषय कौन कौन से हैं? संबंधी नैतिकता, डिसीजन एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, क्लिनिकल एथिक्स, सोशल एथिक्स एंड सेक्सुअल एथिक्स। कितने हैं? तो 6 एथिक्स जो है वो व्यवहारिक नीति शास्त्र में आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मानव तभी तक श्रेष्ठ है जब तक उसे मनुष्य तत्व का दर्जा प्राप्त है। बतौर पशु मानव किसी पशु से अधिक हीन है। ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तत्व नीति शास्त्र यानी मेटा एथिक्स मुख्य रूप से विश्लेषणात्मक दर्शन की एक शाखा है जो विभिन्न नीतिशास्त्रीय सिद्धांतों की उत्पत्ति और उसके तात्पर्य प्रमुख नैतिक गुणों, मूल्य और उनके अर्थों की स्थिति और आधार को समझाने का प्रयास करती है। व्यवहारिक नीतिशास्त्र जहां एक ओर इस प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या सही है, क्या गलत है, वहीं दूसरी ओर तत्व नीतिशास्त्र इस तथ्य की ओर ध्यान करता है कि नैतिकता अपने आप में क्या है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मृत्युदंड उचित है या नहीं, इस प्रश्न से संबंधित बिंदुओं की चर्चा करनी हो तो व्यवहारिक नीतिशास्त्र और नियामक नीतिशास्त्र इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मृत्युदंड किस प्रकार से उचित या अनुचित है, किंतु तत्व नीतिशास्त्र इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है कि किन कारणों के आधार पर हम मृत्युदंड को उचित या अनुचित कहते हैं। वह मृत्युदंड संबंधी उचित अनुचित बिंदुओं की व्याख्या नहीं करता। नैतिकता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है नैतिकता एक आंतरिक पक्ष है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से किया जाता है। जो नैतिकता है वो क्या है? एक आंतरिक पक्ष है, यानी मनुष्य के अंदर की ही भावना है जिसका पालन व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है, यानी स्वेच्छा से किया जाता है, किसी के दबाव में वो नहीं करता। सेकंड पॉइंट है नैतिकता का संबंध व्यक्ति के विवेक से है। थर्ड पॉइंट है नैतिकता अंतरात्मा की आवाज़ होती है। फोर्थ पॉइंट है नैतिक मूल्यों पर सभी लोग विश्वास करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नैतिकता तर्क और विवेक पर आधारित होती है। सिक्स पॉइंट है नैतिकता समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकती है। एंड सेवन पॉइंट है नैतिकता का संबंध
इहलोक से होता है। नैतिकता संबंधी अपवाद। भारत अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विविधताओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से ही यहाँ सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इस प्रथा और इससे संबंधित नैतिक दृष्टिकोण को हम निम्न प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। रुक्मिणी किसी राज्य में कार्यरत एक सैनिक की पत्नी है जो कि राज्य की ओर से विजय अभियान में गया है। प्रतिदिन वह गुप्तचरों द्वारा प्राप्त सूचना, जिनमें अभियान में गए सभी सैनिकों के जीवित या मृत स्थिति का विवरण प्राप्त होता है, से आंशित रहती है, क्योंकि उसका जीवन अप्रत्यक्ष रूप से इसी सूचना से जुड़ा हुआ है कि उसका पति जीवित है अथवा मृत। एक दिन उसे सूचना मिलती है कि विजय अभियान में शामिल उसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। चूँकि तत्कालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन में थी, अतः रुक्मिणी को अब अपने मृत पति के साथ सती होने का सामाजिक दबाव है, किंतु रुक्मिणी इस प्रथा का विरोध करना चाहती है। उसके इस निर्णय और तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं के संदर्भ में अब हम इसका विश्लेषण निम्न बिंदुओं से करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, नैतिकता संबंधी उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही नैतिकता का एकमात्र मानदंड है। चूँकि समाज में प्रचलित सती प्रथा समाज के अधिकांशतः व्यक्तियों का ही सामूहिक निर्णय है, इसलिए रुक्मिणी का सती हो जाना एक नैतिक निर्णय होगा, क्योंकि इससे समाज के अधिकांश व्यक्तियों के निर्णय की क्षतिपूर्ति होगी। सेकंड पॉइंट है, नैतिकता संबंधी वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिसे समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके, तो वह निर्णय नैतिक रूप से सही निर्णय होगा। सती प्रथा के संबंध में यह स्पष्ट होना चाहिए कि तत्कालीन समाज में सती प्रथा का समान स्थिति पति की मृत्यु से सभी स्त्रियों पर लागू किया जा सकता है। अतः इस दृष्टिकोण के अनुसार भी रुक्मिणी का सती प्रथा के दायित्व को पूर्ण करते हुए अपने मृत पति के साथ सती हो जाना एक नैतिक निर्णय होगा। थर्ड पॉइंट है, उपरोक्त दोनों सिद्धांतों को मानने पर यह समस्या है कि दोनों सिद्धांत नैतिकता संबंधी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, कांट के नैतिक संबंधी मनुष्यता को साध्य मानने संबंधी नियम अपना, गांधी के साधन और साध्य, गांधी जी के साधन साध्य पवित्रता का नियम की अवहेलना करता है। अगर ये हम मान लेते हैं व्यक्तिवादी दृष्टिकोण नैतिकता संबंधी, तो गांधी जी के जो साधन साध्य पवित्रता का नियम है उसकी अवहेलना करते हैं। फोर्थ पॉइंट है, व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार यदि किसी परिस्थिति में स्वयं व्यक्ति द्वारा लिखा गया निर्णय ही नैतिक निर्णय होता है, यह सिद्धांत नैतिक निर्णयों को वस्तुनिष्ठ न मानकर आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ मानता है। अतः चूँकि रुक्मिणी इस परिस्थिति में सती नहीं होना चाहती, अतः इस परिस्थिति में उसके द्वारा लिया गया यह निर्णय नैतिक रूप से सही माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, कांट के मनुष्यता को साध्य मानने का नियम के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में पाई जाने वाली मनुष्यता स्वयं में साध्य होती है। कांट के अनुसार इस प्रकार कार्य करो कि तुम में निहित मनुष्यता स्वयं में साध्य बनी रहे तथा किसी अन्य के हितों का साधन मात्र न बन जाए। रुक्मिणी समाज द्वारा निर्धारित सती प्रथा को मानने के लिए विवश की जाती है, जिससे उसमें निहित मनुष्यता को साध्य मानने के नियम का उल्लंघन होता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में सती प्रथा के प्रचलन हेतु रुक्मिणी को एक साधन मात्र मान लिया गया है, जो कि नैतिक दृष्टि से संगत नहीं कहा जा सकता।
6 पॉइंट है, गांधी जी ने अपने साधन साध्य पवित्रता नियम के साधनों को साध्य के लिए के समान पवित्र रूप से स्वीकार किया है। क्या कहा है गांधी जी ने? गांधी जी ने अपने साधन साध्य पवित्रता नियम में साधनों को साध्य के समान पवित्र रूप में स्वीकार किया है। गांधी जी के अनुसार अशुभ साधनों में शुभ साध्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, अथवा यदि अशुभ साधनों से शुभ साध्य की प्राप्ति हो जाए तो वह स्थायी नहीं होती। यहाँ रुक्मणी को सामाजिक प्रथा के पालन का साधन मान लिया गया है, जिससे एक अशुभ साध्य सती प्रथा के रूप में सामाजिक रूढ़ि के साधने पर बल दिया जा गया है। अतः यहाँ साधन साध्य पवित्रता नियम का हनन हुआ है। इस विश्लेषण के द्वारा यह स्पष्ट है कि यदि नैतिकता एक सामाजिक व्यवस्था है तथापि उसके अपवाद पाए जाते हैं। उपरोक्त उदाहरण में यह स्पष्ट है कि यदि सती प्रथा समाज के ही व्यक्तियों द्वारा एक व्यवस्था थी, इसके अतिरिक्त बहुत से मनीषियों और बुद्धिजीवियों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था, किंतु फिर भी सती प्रथा नैतिकता के विरुद्ध है। अतः यह जरूरी नहीं कि समाज द्वारा निर्धारित प्रत्येक व्यवस्था नैतिकता मानदंडों के अनुरूप है। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।